वास्तव में हम लोग हमारी एक जिंदाबाद का नारा लगाते जरूर है। वास्तव में जो एकता हमें दिखनी चाहिए वो जब व्यवहारिक रूप से जब मेरा आंदोलन करते हैं तो वास्तव में एकता हमारी चाहिए। तो आज के इस बैठक में हमारे जो है वो इतने लंबे की बात क्यों हुई, हालांकि हमारे साथियों ने इस बात को पहले से ही बता दिया कि आचार संहिता के चलते हम लोग बैठक ये सिलसिला जो है लगातार 6-7 माह तक चलता रहा और चुनाव के ठीक पहले आपको याद होगा जब हमारा आवास सम्मेलन साइंस कॉलेज मैदान में हुआ था, पार्लियामेंट में वृद्धि हुई। जिन वर्गों के लिए उन्होंने उनके हित में निर्णय लिया उन सबों को बुला करके वो अपने लिए थोड़ा सा वाहवाही ढूंढने की कोशिश की और इसीलिए वो अपने हमको बार बार उनसे निवेदन करते रहे कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनको समय दीजिए। वो कभी उस समय हमको समय नहीं और उनको ऐसा लगा कि मैं उनको बुला लेता हूँ, जो कुछ मैंने किया है उनके मुँह से मेरी प्रशंसा सुन लेता हूँ तो एक प्रकार से मेरे पक्ष में बढ़िया माहौल बन जाएगा। इस कारण से बहुत खुशामद करके उन्होंने जिस सेक्रेटरी से मिलने के लिए हम लोग मंत्रालय पहुँच करके घंटों बैठे रहते हैं, कागज देते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद हमको बुलाया जाता है, उसकी से 2 या 3 मिनट बातचीत हो जाती है, उसके बाद फिर हमको बाहर जाना होता है। वो सेक्रेटरी डायरेक्ट जिससे फोन करके बातचीत करते हैं कि आप कल कितना बजे मंत्रालय आ जाइए, ये साहब का एक कार्यक्रम है और उसके लिए आपको मालूम करती है और उनको भाग करके आना पड़ता है और उनसे हमारी चर्चा होती है और वो पूरी तरीके से बताते हैं कि भाई प्रोग्राम को आपको बुलाना है, सिर्फ हमारे पास 2 दिन का समय है। मैं उससे थोड़ा सा अपनी नाराजगी व्यक्त किया कि इतने दिन तक हम उससे मिलना चाह रहे थे, हमको समय नहीं दे रहे हैं और ऐसी क्या बात हो गई तो उल्टा हमको बुला रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम साथियों को बुला करके हमने वहाँ नया रायपुर में हमने आंदोलन किया था, हमने अपना आक्रोश को व्यक्त किया। जो कुछ वो हमारे लिए किए थे उसमें कोई भी पूर्वाद को संतुष्ट नहीं रहे। 5-5 साल की अवधि में जिस चीज़ की हमने मांग रखी थी, जिस चीज़ की उन्होंने स्वयं घोषणा करी थी, उस पर वो वादा खिलाफी पे काम कर दिए और फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी था उनको बुला। तो उन्होंने कहा कि देखो जो मिल गया है उतना में आपको संतुष्ट रहिए, हो सकता है कि आप लोग को बुला रहे हैं तो कुछ आपके लिए अच्छा हो जाए। तो 2-3 दिन के समय तो अभी प्रोग्राम साथी से हमने संघर्ष लिया, वो लोग यहाँ करके अपना आने जाने का खर्चा कुछ खाना पीना अपने पैसे से खाएँ, तो अभी फिर से बुलाओ तो शायद नहीं आ पाएंगे क्योंकि प्रोग्राम का आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा उसका टेंशन मत लो, गाड़ी का प्रबंध हम लोग कर रहे हैं, उनके खाने पीने का प्रबंध हम लोग कर रहे हैं, आप बस आदेश करिए तो ज़्यादा प्रोग्राम हुए और कहाँ से कितने प्रोग्राम आ रहे हैं इसकी भी जानकारी है। और आनंद खान में भी हमने व्हाट्सएप के माध्यम से कम चलो इस बारे में मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए। हमने आप सबों को इस बात के लिए सूचना दी और आप लोगों को भी साथ उसके आदेश का पालन करते हुए आप लोग को भी साधन मिला। आप लोगों ने भूखे प्यासे रह करके भी और ज़्यादा सुविधा लेने के बावजूद भी आप लोगों ने उस आवाज प्रदर्शन के उस कार्यक्रम में उपस्थिति देकर वहाँ जो आप लोगों ने माहौल बनाया निश्चित रूप से और आप लोगों ने इस बात को महसूस भी किया होगा साथियों कि वो जरूर हमको वाहवाही करने के लिए बुलाए थे, पूरा जनता को बताना चाहते थे और जिस वर्ग को भी उन्होंने लाभ पहुँचाया था उनके मुँह से वो धन्यवाद की बात सुनना चाह रहे थे और इसीलिए हमको 2 लाइन बोलने के लिए दिशा निर्देश दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि मैंने उनके जो कुछ भी हमको बोलने के लिए कहा गया उसको परे रखते हुए मेरे दिल में जो आया आप सबों की आवाज़ को मैंने इतने बड़े सभा में मुख्यमंत्री के सामने में उसको रख दिया, जिसके लिए मुख्य अधिकारी लोग जब मैं अपने उद्बोधन को पूरा करके वापस आया तो अधिकारी लोग मेरे ऊपर नाराज हुए कि आपको तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए बुलाया गया था,
आपको मुख्यमंत्री को मुंह पे वही उसी के सामने उसकी एक प्रकार से हुक्मरानी नहीं करनी, क्योंकि आपने जो कहा है वो छोटी छोटी बात नहीं। उसी के मंच पे, उसी के बुलावे पे, उसी के खर्चे पे जब हमने इस बात को सबके सामने में मुखर करके बोल दिया कि सब कुछ जो मुझे आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपका राशि बढ़ाई उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं, परंतु हमको इस बात का दुख है कि जो प्रतिज्ञा आपने की थी, जो वादा हमने मार्केट संबंध आपने हमारे लिए की थी, वो 4 साल पूरा हो गया, 4.5 साल पूरा हो गया, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो छोटी मोटी बात नहीं थी साहब, इतने बड़े मंच में एक प्रकार से उनकी नाकामी को हमने प्रकट कर दिया। तो हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, उसके बावजूद भी जो हद हुआ, एक प्रकार से मैं तो ये समझता हूँ कारण कुछ भी हो, चाहे ईवीएम मशीन का कारण हो, चाहे मोदी जी के लहर का कारण हो, चाहे कुछ भी हो, तो दरकिनार करते हैं। हम तो इस बात को जानते हैं कि कोटवारों के सामने वादा किए हुए उसको मुकर जाने के कारण से आम कोटवार साथियों के हाथ उनको लगी। जब तक भी ऐसा हुआ है तब तक सरकार बदली आंदोलन कर ली। अन्यथा हर कोई बोलता था कि कांग्रेस की सरकार को अभी तो कम से कम एक चुनाव तक कोई हराने वाला पैदा नहीं बोलते थे कि ऐसा चमत्कार हो गया। इतना बड़ा बड़ा काम करने, किसानों के लिए इतना धान की राशि सब करने के बाद इतने बड़े काम किए, हमारा भी पैसा बढ़ा है, नगर पंचायत क्या बोलते हैं, नगर समिति का भी पैसा बढ़ा है, आंगनबाड़ी सहायिका क्या क्या नहीं किए। और ऐसा लग रहा था छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति है ना, अपने आप को काका बोल करके छत्तीसगढ़ की संस्कृति को हाईलाइट किया उन्होंने, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। बच्चों के साथ वार्तालाप करना, बुजुर्गों के साथ उनकी बातचीत करना, और फिर छत्तीसगढ़ में बात करके जो अपना अपनत्व अपने छत्तीसगढ़ के प्रति उन्होंने दिखाया, उसके कारण से हर कोई बोलता था, बीजेपी वाले भी बोलते थे कि भले ही कुछ सीटें कम होंगी परंतु 100% कांग्रेस की सरकार होगी। परंतु इस प्रकार से अचानक से इतना ज्यादा गिरावट आ जाना ये कोई चमत्कार से कम नहीं। और यही है, यदि गरीबों की आय जहाँ लग जाती है तो वो कुछ भी काम नहीं करते। आप जितना पॉपुलर हो, जैसा भी हो, उसमें आप कुछ नहीं करते। आज की साझा की बात को लेकर हम बता रहे हैं साथियों, इसी चीज को मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ। हमारे बहुत से कोटवार साथी बहुत पढ़े लिखे हो गए, बहुत सयाना हो गए, बहुत ज्यादा नियम काम के जाने वाले, कई प्रकार की बातें व्हाट्सएप में डाल करके ऐसा सोच करते हैं कि जैसे हम लोग कितने सामने बैठे बुद्धि है, हमारे पास तो कोई अकल है ही नहीं, हम तो सिर्फ आप लोग को पैसा खाने जानते हैं, बाकी काम तो कुछ नहीं करते हैं। उनके साथ यदि जुड़ जाते हैं तो शायद वो एकदम से चमत्कार दिखा देंगे और एकदम से जमीन को फिर से वापस दिलाने के लिए एकदम कामयाब हो जाएंगे। पता नहीं कौन सी ऐसी जादुई शैली उनके पास है, मैं भी आज तक नहीं समझ पाया। और इसीलिए मैं कुछ देर शांत रहा। आप लोग इस बात को लेकर के असंदिग्ध होते होंगे कि मैं कमेंट क्यों नहीं करता। व्हाट्सएप इतना हमारे खिलाफ इतनी बातें लिखी जाती हैं, हम क्यों उसका प्रत्युत्तर दें? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि टीचर में यदि पत्थर फेंकेंगे तो वो टीचर हमारे ऊपर ही आगे हम तो ऐसे भारत बातों से बात करने से कोई मना नहीं। जो काम है जवानीपुर से करो, प्रैक्टिकल करो, जो कर सकते हो उसको करो। और आज तक जो भी हमने किया उसके पास हमारे पास प्रमाण है। जो नहीं कर पा रहे हैं उसके पीछे भी कारण है। और आप इस बात को भी जानते हैं कि जब हम आगे भी प्रयास करते हैं तो फिर कुछ ऐसा पुड़िया हमारे साथी कुछ छोड़ जाते हैं, जिसके कारण से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम भी बड़े बड़े नामचीन वकील साहब के पास जाकर इस समय में हमने चर्चा किया। चर्चा के दौरान उन्होंने 2 शब्द उनको हमने कहा कि आप पहले ये पता कर लीजिए कि आप लोग वास्तव में कोर्ट में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। और यदि जाना चाहते हैं तो हम ऐसा सुन रहे हैं कि आपके कुछ लोग तो कोटवार जो सुप्रीम कोर्ट चल दिए हैं, कहीं से हमको ये समझ में आ रहा है कि किसी ने हाई कोर्ट में फिर से डबल बेंच पर फिर से सुनवाई के लिए डाल दिया। इसको पहले आप लोग तय कर लो कि आप लोग करना क्या चाहते हैं, क्योंकि केस इतना उलझ गया है, केस इतना बिगड़ गया है कि इस केस को जितना कोई हंसी में जाकर काम नहीं। बहुत से कोटवार साथी बोलते हैं अभी तक सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, अभी तक इससे मिल जाता। सुप्रीम कोर्ट कोई लॉलीपॉप खाने का है क्या? 10-20 रुपये दे तो सुप्रीम कोर्ट में केस को आपको लड़ते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के खिलाफ में आप जा रहे हो, डबल बेंच हाई कोर्ट के खिलाफ में आप जा रहे हो,
तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि कोई भी किसी भी वकील को पकड़ लोगे, यहाँ से किसी को पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में जान पहचान है जाकर केस लगा देगा और केस को आप रजिस्टर हो जाएगा और रजिस्टर भी जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब हमने इस केस को लगा, क्योंकि आप लोगों ने जीत दिलाई, ये केस हम लोग नहीं हारे हैं। हमको इस बात को समझना है कि हमारे हैं कुछ वो जो वांशिक जो कोटवार नहीं थे, जो परंपरागत रीति से या वंशानुक्रम से जो कोटवार नहीं थे, उन्होंने केस लगाया था और उस केस में आगे बढ़ते हुए हमारे केस को सम्मिलित करके सभी केस को उसने डिस्कस कर दिया। हम लोग अपने केस को हारे नहीं है, परंतु दूसरे हमारे ही साथी के कारण से आज हमारा केस जो है डबल बेंच पे खारिज हो गया। और जब डबल बेंच पे खारिज हो गया तो इसके दो ही रास्ते थे। मैं शुरू से चीज को बताते आ रहा हूँ कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना था, निश्चित रूप से जाना था, परंतु सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए किसी भी नामचीन वकील आप सर्च कर सकते हो, आजकल गूगल में सब कुछ मिल जाता है, या किसी अच्छे वकील को जो जानकार हैं, जो लफाफा करते नहीं है, अच्छा सीनियर वकील को 1-2 हज़ार दे करके उससे आधा घंटा समय लीजिए। आप लोग सब समझ पड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी अच्छे सिविल के न्यायालय में लड़ने वाले अच्छे वकील हैं, उनके पास जाइए, उनको कंसल्टेशन फीस दीजिए 1-2 हज़ार और केस को लेके जाइए और उनको पूछिए वो क्या सलाह देते हैं। लोकल में किसी वकील के पास हम मिलने जाते हैं तो आधा घंटा के लिए हमको 2,000-3,000 देना पड़ता है और कम से कम 5 या 6 वकील से 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार देकर हम इस सब चीज के बारे में जानकारी ले चुके हैं। और यदि हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं साथियों, जैसा कि हमारा बड़ौदा बाजार वाले साथी ने कहा, फोटो खींचा के आगे डीटी मोहन साहब गए थे और कपिल सिब्बल से बात करके आगे, तो हमारे वकील साहब ने कहा उनको बुला के ले आइए डीटी मोहन साहब मेरे सामने बैठेंगे और मैं उनको लगाऊंगा कपिल सिब्बल साहब के असिस्टेंट से लगा के मैं आपकी बातचीत कर दूंगा कि कपिल सिब्बल से मिलना या उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के इस बारे में बातचीत करने की 5 लाख रुपए दोगे, 15 दिन के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा और आधा घंटे के लिए आपको चर्चा करने के लिए जाओगे। पूरे छत्तीसगढ़ का जो हमने हाईकोर्ट में केस लड़ा था, उस समय आप सबों ने मिल करके 3,60,000 रुपये हमको सिर्फ सहयोग किया, सिर्फ 3,60,000। उसमें से आधे पैसे तो सिर्फ चापा जानकारी तरफ का हमारे तरफ का कहीं से 50,000, कहीं से 60,000 ऐसा मिला, कहीं से 25,000 ऐसा मिला, पूरा निकाल हमारे पास। पर एक्चुअल में जो हाईकोर्ट में हमने लड़ा, जो गौतम भादुड़ी साहब जो हमारे वकील थे, उस समय से जब हमने लड़ना शुरू किया तो हमारे पक्ष में निर्णय के आते तक सिर्फ 3,60,000 का खर्चा हुआ। और उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि वो हमारे वकील से करके हमारे पक्ष में फैसला आया। अगर वो हमारे वकील नहीं रहते और सिर्फ वकील होकर के लड़ते, कोई दूसरा जज रहता तो ये संभावना भी कम थी कि आपको केस दिखा जाए। मनोज पलांजे पे और बाद में सचिन राजपूत साहब जो लड़े और उन्हीं का जजमेंट आया जो हमारे पास में आया। मैं ये बताना चाहता हूँ साथियों कि छत्तीसगढ़ में भी आप जब केस लोगे तो 4-5-10 लाख रुपया मामूली बात। सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो स्टार्टिंग में सिर्फ बातचीत करने के लिए जाना, किसी वकील को साथ में लेकर जाना, उनको किसी 5 स्टार होटल में ठहरा करके उनसे अपॉइंटमेंट लेकर कम से कम 5 से 7 लाख रुपये मिनिमम खर्चा होना है। कहाँ से ये पैसा है वो देना आसान है। अभी आप लोग सब बोलोगे जितना पैसा लगेगा हम खर्चा करेंगे, पर जब वसूली शुरू करें साथियों तो कहीं 500, कहीं 2,000, कहीं 3,000, इतना महीने तक वो पैसा वसूल करते रहेंगे। और कब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाने में हमको क्या करना है? हमको केस लेकर के जाना ही तो है, लेकिन वहाँ कोर्ट में जा करके वकील को अपॉइंट करना और वकील को अपॉइंट करने के बाद मान लो की बात कर रहा हूँ, मान लो हमारा केस रजिस्टर हो, इससे मिलना कोई आखिरी इंतजाम नहीं, उसको जड़ से खत्म करना ही बहुत जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट जब एक बात साधारण सुधार होकर हम जब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जब 5 से 10 लाख खर्चा करने की पूरी हम लोग हमारे हौसला रखते हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और हाई कोर्ट चिंता पड़ रहेंगे? आप इस बात को जानते हैं कि आपके घर के परिवार से लेकर के आपको बातों सब आपके दुश्मन बन के बैठे हैं। सब हमारे दुश्मन है, कोई भी नहीं चाहता कि भगवान को जमीन मिले। और आज वही सर्वोदय शर्मा जी का नाम लेकर बोल रहा हूँ, जो हर समय हमारे यहाँ बात को काटते रहते हैं। आज वो विशेष सचिव बन गए, तुरंत 2 मिनट नहीं लगा उनको कागज दिखाते हैं। राजस्व मंत्री से हमने मिले तो मिलकर के
थे तो हमको पता चला कि वहाँ हमारे पास एडिशनल कलेक्टर साहब के यहाँ काम स्टाफ में है, तो उन्हीं के साथ चर्चा करके तो हमें सर बनाना नहीं आता। तो आप किस मुँह में जाके उसको बोलोगे कि हमारा समाधान करना। तो हमारे जो वकील साहब हैं अच्छे जानकार, उनसे नाम भी बता चुका हूँ। मैंने बड़ौदा बाजार वालों से सत्तर के मुँह में कहा देखो भाई एक ही चीज़ आप भी उस जमीन के लिए लड़ना चाहते हो, आप उसके लिए हमको दोषदार मानते हो, हम भी लड़ना चाहते हैं और हम आपको इसलिए मानते हैं कि अगर एक ही चीज़ के लिए लड़ना है तो एक साथ मिल करके क्यों नहीं लड़ सकते। ऐसा थोड़ी है कि बड़ौदा बाजार लोगों के लालच को खतरा हो जाए। भाई डबल बेंच का मामला है, तो फैसला होगा तो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में डबल बेंच के खारिज होगा, उसमें सभी प्रकार को लाभ मिलेगा। तो आप अकेले क्यों लड़ना चाहते हैं। और कोतवाल साथियों से पैसा वसूल करके 10-20 लाख को वसूल करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कोतवाल साथियों किसी जमीन के नाम से बार बार उनको बदनाम करते हैं। तो इसलिए हम भी ये रास्ता ढूंढते रहे। अच्छी सलाह आपको ये भी मिली। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो आपको जिस समय जाना चाहिए था उसमें तो नहीं गया, अगर जाते हुए तो कम से कम 15 से 20 लाख का आपको खर्चा हुआ। अभी जाना चाहते हैं तो एक बात तो सोच, अभी भी कोई जाने में हमको तकलीफ नहीं, और हमको इस बात के लिए एक मत होना पड़ेगा। कल के दिन कोतवाल साथी हमारे को ये बदनाम लगे कि सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं था, तो रास्ता अपनाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद यदि हमारा केस रजिस्टर भी हो जाता है और खुदा न खास्ता यदि हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो जिंदगी भर के लिए हमको इस जरूर बोलना पड़ेगा। इस बात को इसीलिए हमने हारवानी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट हम भी जा सकते हैं और केस बिगड़ा भी नहीं है। दूसरी सलाह उन्होंने ये दी कि सरकार के पास एक बार प्रयास करना चाहिए, सरकार चाहे तो वो कोई न कोई रास्ता निकाल सकता है। वो विधानसभा में हमारा पूरा संहिता में ये संशोधन कर देगा तो सरकार के पास अधिकार रहता है, विधानसभा में पारित हो जाएगा तो आपका भला हो जाएगा, आपका आराम से हमको सफलता मिलेगी। तो इन सब कामों के कारण से, इन सब प्रयासों के कारण से थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। तो अब हमको ये लगता है कि ये सरकार जो है, जब कांग्रेस की सरकार जिसके लिए हम लोग इतनी हिम्मत लगा के बैठे थे, जब उसने नहीं किया, उसने वादा करने के बाद मुकर गया, तो ये सरकार करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। अब दूसरी बात जब फिर हमने चर्चा शुरू की तो उसमें हमको ये बात समझ आया कि हम लोग कॉपियर नहीं हो सकते, मतलब कोतवाल लोग अब अपराधी नहीं बन सकते। तो अच्छे जानकार वकीलों ने हमको जो उपाय सुझाया है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग कई कदम आगे बढ़ चुके हैं, आपको जानकारी अभी दे रहा हूँ। और उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि जब ये इस काम में हम आगे बढ़ें तो आप लोग का सहयोग, आप लोग के